नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर का नाम है कार्य ऊर्जा एवं समर्थ। जैसा कि मित्रों आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर के चैनल के प्ले लिस्ट में और रेलवे साइंस की जो अधिकांश वीडियो डाली जा चुकी है, यदि आप वो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा एवं समर्थ, यानी कार्य को जैसे कि आप लोग को मालूम होगा हम लोग बोलते हैं वर्क, ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं एनर्जी और समर्थ को बोलते हैं हम लोग पावर। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कार्य किसे कहते हैं, कार्य का परिभाषा क्या होता है। देखिए, दैनिक जीवन में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग खेल रहे हैं या सो रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, तो दैनिक जीवन में खेलना, सोना, पढ़ना, इन सबको कार्य माना जाता है। ठीक है, लेकिन साइंस के अनुसार इसको कार्य नहीं माना जाता। साइंस किसको कार्य मानता है, ध्यान से समझिएगा। साइंस किसको कार्य मानता है, तो साइंस के अनुसार कार्य का परिभाषा होता है कि बल लगाकर किसी भी पिंड पर बल लगा करके उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की जो क्रिया होती है उसको हम लोग कार्य बोलते हैं। आइए परिभाषा थोड़ा यहाँ पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो साइंस के यानी विज्ञान के अनुसार किसी पिंड पर बल लगा करके और बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। यानी साइंस क्या कहता है, यदि मान लीजिए ये कोई पिंड है और इस पिंड पर यदि हम बल लगा रहे हैं इस साइड में, और यह जब तक ये बल की दिशा में विस्थापित नहीं हो रहा है तो साइंस के अनुसार जो है कोई कार्य नहीं किया जाएगा। यानी जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है उसी दिशा में इसमें विस्थापन भी होना चाहिए, तभी चक्कर हमारा कार्य माना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आप बल इस साइड में लगा रहे हैं और विस्थापन ऊपर हो रहा है, यानी बल और विस्थापन के बीच का यदि एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो माना जाता है कि आप कोई कार्य नहीं किए हो। तो साइंस के अनुसार कार्य किसे कहते हैं, तो साइंस के अनुसार माना जाता है कि किसी भी पिंड पर बल लगा करके बल की दिशा में विस्थापित करने का जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। जैसा कि आप लोग ध्यान दीजिए, बचपन में यानी छोटे पे आप लोग गाड़ी चलाए होंगे, छोटा छोटा पहिया वाला जो गाड़ी है जो मेले वेले में मिलता था उसको आप लोग चलाए होंगे। उसको क्या करते थे हम लोग, ध्यान से देखिएगा। हम लोग करते ये थे, यहाँ पर मान लो ये आपकी वाहन हो गई तो वाहन में धागा बांधते थे इस साइड में आप फोर्स लगाते थे इस साइड में, और इसका विस्थापन होता था इस साइड में। देखिए, आप बल लगाकर इस साइड में खींचते थे, ऐसे ऊपर फोल्ड करते आप लोग उसको खींचते थे, पुल करते थे, और इसका विस्थापन यहाँ रोड पे यानी सड़क पे होता था। तो बल तो लगा है इस साइड में लेकिन विस्थापन आपका इस साइड में हुआ। तो इस बल का वह घटक, ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, इस बल का वह घटक जो इस साइड में काम करता है वही माना जाता है कि वही मुख्य जो बल है इसको विस्थापित कर रहा है, न कि यह बल उसको विस्थापित कर रहा है। चूंकि इसी बल का वो घटक है तो आप लोग पढ़े होंगे साइंस में कि जो क्षैतिज घटक होता है वो होता है आपका F cos थीटा, ठीक है, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है वो होता है आपका F sin थीटा। ठीक है, चूंकि इससे पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि कार्य का सूत्र क्या होता है। जैसे सूत्र से भी बहुत सवाल आते हैं, तो कार्य का सूत्र होता है, यानी एक तरह से दो प्रकार से इसका परिभाषा दे सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि किसी भी पिंड पर बल लगा करके उसको बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाता है। दूसरा परिभाषा दिया जाता है कार्य का, W बराबर होता है F इंटू डी। डी को आप दूरी मान सकते हो या विस्थापन मान सकते हो। कार्य का सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी। F माने फोर्स होता है, डी को आप डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी मान सकते हो। तो बल या दूरी यानी बल या विस्थापन का गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है, बल और दूरी के गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है उसे कार्य कहते हैं। पहला परिभाषा क्या था कि किसी पिंड पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम कार्य कहते हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो बल काम कर रहा था वो बल काम कर रहा था F cos थीटा। मान लेते हैं कि इसका विस्थापन हो गया D, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए इसका विस्थापन हो गया D, तो विस्थापन D हो गया, बल इतना हो गया। तो यदि यहाँ पे हम रखते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो बल काम कर रहा है ये क्षैतिज घटक इसका, तो ये हो जाएगा आपका F cos थीटा। ठीक है, और विस्थापन कितना हो रहा है D, तो विस्थापन हो गया आपका D,
तो W बराबर हो जाएगा, यानी कार्य बराबर हो जाएगा FD cos थीटा। यानी ये जो होता है कार्य का व्यापक सूत्र होता है। साधारण सूत्र होता है W बराबर F इंटू डी, यानी बल और दूरी के गुणनफल से प्राप्त राशि कार्य कहलाता है। और जो मुख्य फार्मूला होता है वो होता है W बराबर FD cos थीटा। यानी कहने का मतलब ये है कि बल और जो विस्थापन हुआ है उसके बीच का एंगल का जो कोजिया है वह भी कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ध्यान से समझिए हम क्या कर रहे हैं। यानी इसको एक व्यवहारिक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। देखिए, जैसे जो कूली होता है, तो कूली जब अपने सर पे सामान रखता है तो अपना फोर्स ऊपर के साइड में लगाता है। ध्यान से समझिए, बल इस साइड में लगाता है, विस्थापन उसका इस साइड में होता है, क्षैतिज में होता है। अब देखिए, बल तो ऊपर लगाया और विस्थापन इस साइड में हो रहा है, क्षैतिज हो रहा है। तो बल और विस्थापन की जो दिशा है, बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाता है, यानी समकोण पे हो जाता है। बल लगा ऊपर साइड में, विस्थापन हुआ इस साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री होने के कारण होता क्या है, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं ये कुल्ली है, चलिए, और ये सामान इस पे अपने सर पे रखा है, फोर्स लगा रहा है इस साइड में सामान के ऊपर, बल लगाकर उसको रोका हुआ है और उसका विस्थापन हो रहा है इस साइड में। तो देखिए, बल तो लगा इस साइड में और विस्थापन हुआ इस साइड में, तो विस्थापन और बल के बीच का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री, 90 अंश हो गया। तो विस्थापन और बल के बीच का जो कोण 90 अंश हो गया। अब cos 90 का मान यदि आप लोग को मालूम होगा, मैथ पढ़े होंगे थोड़ा भी, तो आपको जानकारी होगा कि cos 90 का जो मान होता है वो शून्य होता है। तो यदि साइंस के अनुसार देखा जाए तो ये जो कूली होता है कोई कार्य नहीं करता है। और ऐसे तमाम सवाल आते हैं आप लोग के ग्रुप डी के पेपर में कि यदि बल का मान दिया रहेगा, विस्थापन दिया रहेगा, कह देगा कि थीटा बराबर यदि 90 डिग्री है तो बताइए कार्य का मान कितना होगा। यदि थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री रखते हैं तो कार्य जो हो जाएगा, इस कार्य का मान क्या हो जाएगा, कार्य का मान हो जाएगा शून्य। तो लगभग आपको समझ में आ चुका होगा कार्य किसे कहते हैं। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कार्य किसे कहते हैं, तो किसी पिंड पर बल लगा करके उसे बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाता है, या बल तथा दूरी के गुणनफल से प्राप्त राशि को कार्य कहते हैं। या एक और इसका परिभाषा होता है कि बल और विस्थापन, यानी दूरी, विस्थापन या दूरी दोनों यहाँ पे चलता है, दूरी भी दे देता है, विस्थापन भी देता है। बल तथा दूरी के विस्थापन के अदिश गुणनफल को भी हम कार्य कहते हैं। थीटा पे निर्भर होता है। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा तो कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि थीटा का मान आपका 180 अंश हो जाए, कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई पिंड है और तुम बल लगा रहे हो इस साइड में, और ये पिंड जा रहा है इस साइड में, तो भाई आप जिधर बल लगा रहे हो उधर पिंड नहीं जा रहा, लगा रहे हो इधर बल। जैसे मान लो कि इसको फेंक रहे हैं हम इस साइड में, ये भाग रहा है इस साइड में, तो वही यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होता है। चूँकि ये संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर कार्य ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, ध्यान से समझिए। जैसे हम बल लगा रहे हैं इस साइड में, तो हमारा बल का दिशा ये साइड हो गया, ये इसका विस्थापन हो रहा है इस साइड में, तो बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों के बीच का जो एंगल है ये 180 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे ये हो गया बल की दिशा, ये हो गया विस्थापन की दिशा, तो यहाँ पर एंगल 180 डिग्री हो जाता है। और जब यहाँ बल और विस्थापन की दिशा 180 डिग्री हो जाती है तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ ऋणात्मक कार्य होता है। यहाँ पर कौन सा कार्य होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। कार्य 0 कब होगा, जब बल और विस्थापन के बीच का एंगल 90 होगा। कार्य ऋणात्मक कब होगा, जब बल और उसके विस्थापन का बीच का जो एंगल है 180 डिग्री होगा। यानी एक दूसरे के यदि विपरीत होता है बल और विस्थापन तो वहाँ पर निगेटिव वर्क होता है, यानी ऋणात्मक कार्य होता है। आओ हम लोग देखते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक कैसे निकालते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। तो मात्रक इसका कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत सिंपल है, बहुत साधारण चैप्टर भी है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। देखिए W बराबर होता है F इंटू डी, और हम जानते हैं कि कार्य का जो मात्रक होता है, मात्रक इसका यूनिट देखिए, मात्रक क्या होता है, तो F यानी बल का मात्रक आप लोग को पढ़ाए हैं, होता है न्यूटन, और ये दूरी होता है या विस्थापन होता है तो इसका मात्रक होता है मीटर। यानी कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग जूल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जूल। तो न्यूटन मीटर या जूल ये किस प्रणाली में होता है, तो याद रखिएगा, रट लीजिए तोता जैसे कि एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली में जो कार्य का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर या जूल। तो कार्य का मात्रक हो गया न्यूटन मीटर या जूल। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है कि कार्य का जो मात्रक होता है वो सीजीएस प्रणाली में क्या होता है।
देखिए होता क्या, कार्य का जो मात्रक होता है वो सीजीएस प्रणाली में होता है अर्घ। कार्य का मात्रक होता है सीजीएस प्रणाली में अर्घ, इसको याद रखिएगा, इसका रिलेशन भी याद रखिएगा। कार्य का मात्रक अर्घ भी होता है, लेकिन ये किस प्रणाली में होता है, ये होता है सीजीएस प्रणाली में। पहला चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, उसमें प्रणालियाँ हम पढ़ाए हैं, तो पढ़ लीजिए आप लोग। कार्य का जो मात्रक होता है सीजीएस प्रणाली में अर्घ होता है। एक जूल में कितना अर्घ होता है, तो इसको भी याद रखिएगा। एक जूल में होता है 10⁻7 अर्घ। एक जूल में होता है 10⁻7 अर्घ। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आप लोग देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देख लीजिएगा, किसी न किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो याद रखो, हमको क्या क्या याद रखना है। मात्रक होता है न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। किस प्रणाली में, एमकेएस प्रणाली या एसआई प्रणाली में। इसका मात्रक अर्घ भी होता है किस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। तो मुझको विश्वास है आप लोग को समझ में आया होगा। आइए आगे के चलते हैं, आगे टॉपिक कवर करते हैं। देखिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऊर्जा। ऊर्जा से पहले हम लोग पढ़ लें सामर्थ्य क्या होता है, क्योंकि कार्य से ही इसका रिलेशन है। तो सामर्थ्य के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम लोग कि सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य किसे कहते हैं। देखिए बहुत सिंपल है चैप्टर, थोड़ा सा समय लगेगा, आपका सामर्थ्य और कार्य ऊर्जा सामर्थ्य चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए सामर्थ्य क्या है, सामर्थ्य को देखिए बोलते हैं हम लोग पावर। देखिए पावर की क्या बात है, पावर क्या है, पावर आप लोग जानते हैं, पावर का शक्ति भी बोलते हैं। देखिए दो चीज है, एक सामर्थ्य जो होता है वो कार्य करने का दर दर्शाता है। यदि हम कह दें कि दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, चलिए इन लोगों से काम करवाया जाए। हम काम करवा रहे हैं, हम बोले कि ए ने 100 जूल काम किया और हम बोले कि बी ने 200 जूल काम किया। ठीक, ध्यान से समझिए हमारी बात को। हम बोलेंगे कि ए 100 जूल काम किया और बी जो है 200 जूल काम किया। यदि हम आपसे ये पूछें कि बताओ कि इसमें से समर्थवान कौन है, यानी कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, किसके पास जो पावर है, जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, किसका अधिक है। ए 100 जूल किया, बी 200 जूल किया। यदि आप हड़बड़ी में उत्तर भी दे देते हैं तो आपका ये उत्तर गलत हो जाएगा। हमको इसको सटीक किसका पावर अधिक होगा यदि जानकारी रखना है तो हमको उससे ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि बताओ कि ये 100 जूल काम वो कितने समय में किया है और ये 200 जूल काम ये कितना समय में किया है। जैसे हम ये बता दें कि मान लो ये 4 घंटे में किया है और इसके लिए 10 घंटे का समय लिया है, तो ऐसे आपको तो ये लगता कि बी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन ध्यान से समझिए, यदि यह 4 घंटे में ही 100 जूल कर रहा है और ये 200 जूल करने के लिए 10 घंटे का समय लिया है, अब तो आपको जानकारी हो ही जाएगा कितने घंटे पर जूल होगा। यहाँ देखिए ये कितना जूल होगा पर घंटा, तो यहाँ से कटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 25 जूल प्रति घंटा। 25 जूल प्रति घंटा, चूँकि आपको समझाएंगे हम। देखिए यहाँ से यदि इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 जूल प्रति घंटा। तो हमको यहाँ पे ये समझना है, ध्यान से समझिए, हमको ये समझना है कि कौन ज़्यादा काम किया है, उससे हमको समर्थमान नहीं समझना है कि किसका ज़्यादा पावर है या क्या करना है। हमको ये समझना है कि कितने कम समय में वो ज़्यादा काम कर रहा है, यानी उसका रेट दिखाना है। समर्थ क्या कहलाता है कि आपके पास शक्ति कितनी है, शक्ति की पहचान यानी आप कम समय में कितना काम कर रहे हो, ये होता है शक्ति। यानी कार्य करने की जो समय दर है, यानी उसका जो टाइम का रेट है, वही कहलाता है समर्थ। यानी कार्य करने का समय दर समर्थ कहलाता है। इसका परिभाषा जो होता है यही होता है, इसका सूत्र भी इसी के आधार पर बनता है। समर्थ को P से इंडिकेट करते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे पावर कहते हैं। P बराबर होता है W और बट्टा में होता है T। P बराबर होता है W बट्टा में T। P का मतलब पावर होता है, W का मतलब वर्क होता है यानी कार्य होता है, और T का मतलब टाइम होता है, टाइम माने होता है समय। तो यहीं से परिभाषा आप दे सकते हैं। ये कार्य करने की समय दर को हम क्या कहते हैं, समर्थ कहते हैं। या एक और चीज़ यहाँ से कह सकते हैं कि एकांक समय में किए गए काम को, यानी अगर ये टाइम को हम एक मान लेते हैं तो P और W दोनों बराबर हो जाता है, तो एकांक समय में किए गए कार्य को भी समर्थ कहते हैं। या कह सकते हैं कार्य तथा समय का अनुपात भी समर्थ कहलाता है। परिभाषा से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो परिभाषा को भी ध्यान से रखिएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिए।
कार्य करने के समय दर को समर्थ करते हैं या एकांक समय में किए गए कार्य को समर्थ करते हैं। ये परिभाषा कैसे बनता है, ध्यान से समझिए। एकांक समय में किए गए कार्य को समर्थ कैसे करता है, तो t बराबर यदि 1 सेकेंड मान लें हम, तो p बराबर w होगा। p बराबर क्या हो जाएगा, w। तो यहीं से परिभाषा बनता है, ध्यान से देखिएगा। यदि t को 1 माने हैं तो p w के बराबर हो जाएगा। तो कहा जाता है एक को एकांक बोला जाता है, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे। एकांक समय में किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, समर्थ कहते हैं। एकांक समय में किए गए कार्य को समर्थ कहते हैं। उसके बाद कार्य तथा समय का अनुपात समर्थ कहलाता है। तो ये समर्थ का परिभाषा है। आइए इसके यूनिट पे चर्चा करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, चलिए देखिए मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या होगा इसका, चलिए। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो समर्थ का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड। और याद रखिए इसी को हम लोग बोलते हैं वाट, इसी को क्या बोलते हैं, वाट। तो समर्थ का मात्रक यदि आपको ये न दे, ये भी दे सकता है। इस समर्थ का मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड या वाट। जूल प्रति सेकंड आया कहाँ से, दिखाई दे रहा है, सूत्र से आया है जूल प्रति सेकंड या वाट। अब वाट का कंडीशन होता है कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, 1 मेगावाट में कितना वाट होता है, 1 किलोवाट में कितना वाट होता है। तो ये कंडीशन होता है, इसको हम नोट कर दे रहे हैं, मिला लीजिएगा इसको। देखिए इसको, चलिए देखिए 1 किलो वाट बराबर होता है, वाट को हम डब्ल्यू से इंडिकेट कर रहे हैं। 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट। उसके बाद होता है 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद होता है 1 गीगावाट बराबर 1000 मेगावाट। उसके बाद होता है 1 टीगावाट बराबर 1000 गीगावाट, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1 मेगावाट में 1000 किलोवाट, 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट, ठीक है। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट, 1 टीगावाट में 1000 गीगावाट। उसके बाद एक और चीज़ याद रखना है आपको, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। यानी 1 हॉर्स पावर, इसको हॉर्स पावर बोलते हैं, एक अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। और आपको बता दें ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है इससे, इस चैप्टर से। और न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, जब जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस कराऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।